तो महाराष्ट्र की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। जी हां, खुद देवेंद्र फडणवीस पूर्व मुख्यमंत्री ने इस बात का ऐलान किया है। शाम को 7:30 बजे सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे। महाविकास आघाड़ी सरकार में न गति है और न प्रगति है, यह निशाना साधा है देवेंद्र फडणवीस ने महाविकास आघाड़ी सरकार पर। और एकनाथ शिंदे अब महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। बड़ी अपडेट आपको इस समय की बता रहे हैं। जो उठापटक चल रही थी महाराष्ट्र की राजनीति से, एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री शपथ लेने के बाद वो थमती हुई अब नजर आ रही है। एक बड़ी टूट, एक सबसे बड़ी टूट शिवसेना में कही जा सकती है। सबसे बुरा दौर शिवसेना का कहा जा सकता है, जब न केवल सरकार बल्कि पार्टी भी हाथ से जाती हुई दिखाई दे रही है। करीब 3 दर्जन विधायक एकनाथ शिंदे के साथ मौजूद हैं। सुशील हमारे साथ हैं। सुशील, एक बहुत बड़ी खबर, एक बहुत सरप्राइजिंग खबर, एकनाथ शिंदे अगले मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के। सुशील। बिल्कुल बिल्कुल केशव, देखिए चौंकाने वाली भी खबर है और माना भी जा रहा है कि जिस तरह से उम्मीद नहीं थी। और अमूमन महाराष्ट्र की राजनीति हमेशा उम्मीद से पड़ी रहती है, यानी सोच से आगे राजनीति भी चलती है। और कहते हैं ना केशव कि सियासत में सब कुछ होता है और कब क्या मोहरे कब बदल जाए यह भी अमूमन देखी जाती है। और वही हालात मुंबई में देखी जा रही है, महाराष्ट्र में देखी जा रही है, जहां 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, तो इनकी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो किसी को यकीन नहीं था कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बनेंगे और अचानक उनके नाम का ऐलान हो जाएगा। क्योंकि उससे पहले जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे और खबरें भी आई थी कि 7 बजे देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और महाराष्ट्र में एक बार फिर बीजेपी ने अपने गेम चेंजर की भूमिका निभाई। और 2019 में जिस तरह से करवाहट हुई थी शिवसेना के साथ, उसका बदला लिया है और अब सरकार बनाने जा रही है। लेकिन जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई और देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान कर दिया कि एकनाथ शिंदे होंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। हालांकि दोनों पक्षों से, बीजेपी और जो बागी हैं शिंदे के साथ विधायक, उनमें से 6 मंत्री बनने थे, कैबिनेट मंत्री बनने थे, उनकी भी बातचीत आगे चल रही थी और तमाम अपुष्ट सूची भी आ गई थी मीडिया में कि ये लोग शपथ लेंगे कैबिनेट मंत्री की। लेकिन उससे पहले ये पूरा गेम बदल गया और एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे, ये ऐलान। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को बैकसीट पर बैठना ही था, अगर मुख्यमंत्री शिवसेना का बनाना ही था, तो ये फैसला तो उसी समय लिया जा सकता था जब उद्धव ठाकरे के साथ पूरी बगावत हुई थी। क्या रणनीतिक महत्व हो सकता है इस फैसले का? देखिए बिल्कुल केशव, 2014 का जिक्र कीजिए और मैं जिक्र करूंगा 1989 का, जब शिवसेना और बीजेपी की पहली गठबंधन हुई थी। उस दौर से लेकर 2022 तक का आप जिक्र करें और टिकट शेयरिंग की बात करें, कैंडिडेट जो शेयरिंग जो चुनाव में पैक्ट होते हैं उसमें टिकट शेयरिंग की बात करें या उसके साथ साथ जो वोट परसेंटेज की बात करें, तो उन तमाम चीजों को देखें तो किस तरह से बीजेपी शिवसेना के ऊपर हावी होती चली गई। और एक मुद्दा जो हिंदुत्व का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी लेकर चलती है, जिसमें बाद में बाला साहब ठाकरे जो शिवसेना प्रमुख थे, जिन्होंने शिवसेना की स्थापना की, वो इस मुद्दे को लेकर सामने आए। वो भी कहीं ना कहीं शुरू से वो हिंदुत्व के मुद्दे पे नहीं थे, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के साथ पैक्ट हुआ और जैसे जैसे राजनीति आगे बढ़ी तो भी कहीं ना कहीं कट्टर समर्थक बने, शिवसेना कट्टर समर्थक बनी हिंदुत्व का, और हिंदुत्व को उन्होंने एजेंडा बनाया और जिसके बाद निश्चित तौर पर सियासत आगे बढ़ी। मैं 2014 का भी जिक्र करूंगा, जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने फुल फ्लेज बहुमत से सरकार बनाई थी और 2019 आते आते कहीं ना कहीं गिरावट जरूर दर्ज की गई थी। और पूरी राजनीति देखें शिवसेना की और बीजेपी की, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस या फिर एनसीपी या तमाम जो वैसे दल हैं जो मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करते हैं, उनसे भिन्न रही है, उनसे डिफरेंट रही है। लेकिन 2019 में जिस तरह से सरकार उद्धव ठाकरे ने बनाई एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलके, तो निश्चित तौर पर वो मुद्दा गौण हो गया था। और वही वजह था कि एकनाथ शिंदे के साथ 39 जो विधायक थे वो अलग हुए और अलग होकर वो बागी हो गए। और एक चीज और गौर करने वाली है केशव की, गौर करने वाली बात है केशव, क्योंकि खुद उद्धव ठाकरे ने एक इमोशनल कार्ड खेला और उन्होंने कहा कि उन्हें चीफ मिनिस्टर पद नहीं चाहिए, बल्कि एकनाथ शिंदे चाहे तो मुख्यमंत्री बन जाए। और ये बड़ा विरोधाभास था। देखिए, आपने जब पूछा कि क्यों बीजेपी को जब बैठ नहीं बैठना था तो 2019 क्यों नहीं,
क्योंकि एक बात सामने खुलकर आई है, एकनाथ शिंदे ने वहां कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री पद का लालच नहीं, बल्कि उस एजेंडे से, उस हिंदुत्व का जो मुद्दा था वो चाहिए उन्हें, और वो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे ने गलत किया। वहां जाकर कांग्रेस के साथ और एनसीपी के साथ मिलकर उन्होंने गलत किया, और इस बात को उन्होंने जिक्र किया और हिंदुत्व का मुद्दा बनाया। और आज पूरे देश में सबको पता है कि बीजेपी जिस मुद्दे को लेकर चलती है उनके साथ मिलना। अब दूसरी तरफ दूसरा एस्पेक्ट अगर हम ऐसे समझे इसको केशव, सुशील, देवेंद्र फडणवीस ने यह भी साफ कर दिया है कि मैं सरकार से बाहर रहूंगा। बिल्कुल, देखिए वही मैं उसी मुद्दे पे आ रहा था केशव, कि जब 39 विधायक बागी है, सबको पता है कि महाराष्ट्र की क्या स्थिति है, किस तरह से शिव सैनिकों ने उत्पात मचाया और कई ऐसे एमएलए जो बागी थे उनके यहाँ उनके तोड़ फोड़ की गई, जो प्रदर्शन किए गए, या उन्हें अभी कहीं ना कहीं खौफ जरूर है। और यह भी खौफ है कि क्या 39 विधायक जो एकनाथ शिंदे के साथ जो विधायक बागी हैं, उनमें आपको बता दूं केशव कि अभी वे लोग महाराष्ट्र की धरती पे नहीं आए हैं, वे लोग गोवा में हैं। और माना जा रहा था कि आज शपथ ग्रहण समारोह के बाद जब सत्ता, पुलिस बल, या ये कहें कि मुख्यमंत्री का पद आ जाएगा, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर जब सरकार के पास आएगी, उसके बाद उन विधायकों को महाराष्ट्र की धरती पे लाया जाएगा। ये पूरी प्लानिंग थी। और यह भी कहीं ना कहीं डर था कि उद्धव ठाकरे, चूंकि सियासत में वो शिवसेना के साख का सवाल है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है और कुछ उलटफेर हो सकती है। और मुझे लग रहा है कि यही कार्ड बीजेपी ने खेला है, कि 2 साल का 24 में चुनाव है और निश्चित तौर पर 2 से 2.5 साल का अभी वक्त बचा है। तो 2.5 साल में एकनाथ शिंदे को कुर्सी देकर बीजेपी ने चीफ मिनिस्टर बनाकर कहीं ना कहीं अपने एजेंडे को जरूर सही दिशा में ले गई है। और 2024 का जो सपना बीजेपी लेकर चल रही है वो बिल्कुल साकार होता नजर आ रहा है। और वही राजनीतिक गेम है, जो मेरी अपनी समझ है उसके मुताबिक वही कार्ड बीजेपी ने खेला है। और ये कहे कि एकनाथ शिंदे को चीफ मिनिस्टर बनाकर उन सभी पार्टी विधायकों, या कहीं ना कहीं शिवसेना पर, क्योंकि अब सवाल शिवसेना के साथ पर है कि क्या शिवसेना अब उद्धव ठाकरे की रहेगी या फिर एकनाथ शिंदे की होगी, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं निशाना जरूर साधा है। और उसको लेकर भी जो रणनीति है उसको अमली जमा पहनाने की कोशिश की गई है। जी निश्चित तौर पर यही मेरा अगला सवाल भी था सुशील आपसे, क्योंकि बात केवल सरकार के ऊपर ही नहीं आई है, पार्टी के ऊपर आ गई है। एक अंदरूनी बगावत इतने बड़े पैमाने की, बहुत मुश्किल हालात हैं शिवसेना के लिए आज के दौर के। बिल्कुल, देखिए केशव, अगर हम महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें तो हमने सब कुछ देखा है। हमने राज ठाकरे की कार्यशैली भी हम सब अवगत हैं, हालांकि उन शब्दों का मैं प्रयोग नहीं करूंगा, परंतु दर्शक भी समझ रहे हैं और आप भी समझ रहे हैं। और साथ ही शिवसेना की कार्यशैली का भी हम लोगों ने बखूबी से हमने देखा है। और राजनीति, महाराष्ट्र की राजनीति कैसे चलती है, शिवसैनिक इधर चलते हैं जैसे चाहते हैं, बेशक से सरकार किसी की हो, लेकिन उनका जरूर निश्चित तौर पर देखा जाता है। और मुझे वो भी दिन याद है जब छगन भुजबल मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने किस तरह से शिवसेना के जो चीफ बड़ा साहब थे उनको भी उठाकर जेल में डाल दिया था। वो तमाम चीजें हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक डर जरूर था कि अगर बीजेपी का सीएम देवेंद्र फडणवीस बनते हैं तो जो 39 विधायक हैं, क्योंकि टोटल 55 की जो संख्या है उसमें अगर 39 विधायक बागी हैं तो इनको एकजुट रख पाना ये कहीं ना कहीं मुश्किल जरूर था। और यही वजह था कि एकनाथ शिंदे ने जो प्रपोजल दिया था भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में, तो उन्होंने बात कही थी कि जितने मिनिस्टर हैं इस उद्धव ठाकरे के सरकार में, जितने मिनिस्टर थे, चाहे कैबिनेट मिनिस्टर हो या राज्य मंत्री हो, उनको कंटिन्यू किया जाएगा। साथ ही कई एमएलए हैं जिनको भी मंत्री बनाया जाएगा। तो तमाम बातें उन्होंने की थी। और कई सरकार में हमने देखा है कि जब भी इस तरह से बगावत होती है, टूट फूट होती है, या सरकार मिलाकर बनाने की बात होती है, तो ये डर जरूर होता है कि सरकार बन जाए और 6 महीने बाद फिर वही स्थिति आ जाए, तो कहीं ना कहीं जगहसाई जरूर होती है। और तो मुझे लगा कि बीजेपी ने यह पत्ता खेलकर कि एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री का ताज दे दिया और उसके बाद सभी विधायकों को एकजुट कर अब सीधा निशाना शिवसेना पे है। यानी शिवसेना अगर एकनाथ शिंदे की हो गई, और मुझे लगता है कि चीफ मिनिस्टर बनने के बाद जो बागियों की संख्या है जो अभी 39 मानी जा रही है वो निश्चित तौर पर बढ़ेगी। और वह भी दौर आएगा कि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे और उनका कुनबा ही अकेला बच जाएगा और शिवसेना को कब्जाने की जो तैयारी है, पाले में लेने की जो तैयारी है, वो रणनीति कहीं ना कहीं सफल होती नजर आ रही है। जी, लेकिन सुशील, भाजपा की तैयारियां सरकार को अस्थिर करने की बहुत लंबे समय से चल रही है। केवल 1 महीने के अंदर ये समीकरण इस तरह की बन गई ऐसा नहीं है। नीचे ही नीचे, पर्दे के पीछे
बहुत बारीकी से स्ट्रेटेजिकली काम किया और एक विश्लेषण यह भी कह सकते हैं कि जो 80 घंटे के मुख्यमंत्री पद को लेकर सत्ता का लोभ होने का जो लांछन लगा था देवेंद्र फडणवीस पर, बड़ा स्मार्टली मूव करते हुए उससे बचने का भी काम किया है, उसे साफ करने का भी काम इस मूव के जरिए करते नजर आए हैं देवेंद्र। देखिए केशव, मुझे याद आ रही है दो घटनाएं और मैं उन दोनों का जिक्र करूंगा। एक जो 80 घंटे के सीएम की आपने बात की, मुझे याद है कि किस तरह से आनंद फानंद में जब लोग सोकर जगते हैं उस दौरान चीफ मिनिस्टर पद की शपथ ली गई थी महाराष्ट्र में, वो भी दिन याद है। और दूसरा वो भी दिन याद है मुझे, क्योंकि उसके बाद कितनी किरकिरी हुई थी और तुरंत उन्हें इस्तीफा देवेंद्र फडणवीस को देना पड़ा था और पूरे देश में किरकिरी हुई थी। लोकतंत्र की हत्या समेत तमाम तरह की बातें विपक्ष की तरफ से की गई थी और शिवसेना के जो सांसद हैं संजय राउत, उन्होंने तमाम तरह की बातें की थी। तो उसमें बीजेपी की बहुत किरकिरी हुई थी और निश्चित तौर पर कई आरोप और लगे थे, प्रत्यारोप का दौर भी चला था। और दूसरा, विधानसभा में जब मैंने देवेंद्र फडणवीस की एक लाइन को मैं कोट करूंगा, जब उन्होंने कहा था खड़े होकर कि मेरा पानी उतरता देश किनारे घर मत बसाना, कुछ ऐसा था कि मैं समंदर हूँ लौट कर फिर आऊंगा, और वो चीजें बिल्कुल नजर आ रही है कि वो समंदर फिर लौट आया है। वो लोग कहीं ना कहीं टीस, जो सियासी टीस होती है केशव, वो जरूर दिख रही थी और इस उधेड़ बुन पर फाइनली समंदर देवेंद्र फडणवीस बन गए और लौटकर पुनः आ गए किनारे से। ये पूरा नजारा, पूरी तस्वीर, राजनीतिक तस्वीर, सियासी उलटफेर की तस्वीर, और इसे हम बदले की भी भावना अगर कहें तो मुझे लगता है कि शब्द जायज होगा आज के दिन इस्तेमाल करते हुए कि कहीं ना कहीं वो 80 घंटे की चीज आज दिखी और 2.5 साल के अंदर महाराष्ट्र में वो सत्ता परिवर्तन हुआ कि नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे होते थे और बाला साहब ठाकरे के इस पूरी मंत्रालय में, केशव बताऊं आपको कि जो उद्धव ठाकरे की पूरी मंत्रिमंडल थी उसमें सबसे खास अगर कोई माना जाता था तो शिंदे माने जाते थे, एकनाथ शिंदे माने जाते थे। और 2 बार, चाहे 2014 का मैं जिक्र करूं या फिर 2019 का, दोनों टर्म में इन्हें नगर विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी थी और पावरफुल मिनिस्टर माने जाते थे। और इनको तोड़कर जिस तरह से कब्जे की कोशिश बीजेपी ने, ये कहें कि सियासी रणनीति के तहत जो भारतीय जनता पार्टी ने किया महाराष्ट्र में, वो निश्चित तौर पर हर तरफ केवल लोग कुटिल मुस्कान बिखेर रहे हैं इस पूरे मसले को लेकर, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, केवल मुस्कुरा कर लोग जवाब दे रहे हैं। और निश्चित तौर पे बीजेपी की हर जगह गेम चेंजिंग का जो प्लानिंग है उसकी सराहना भी हो रही है। जी, एकनाथ शिंदे ने भी यही कहा है कि मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, हिंदुत्व के लिए हमने ये किया है। और देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा कि हिंदुत्व के लिए हम शिंदे के साथ आए हैं। शिवसेना को क्या यह बात समझ आ रही है कि अब भाजपा का हिंदुत्व वर्सेस शिवसेना का हिंदुत्व अगर करना है तो उसकी रणनीतिक एक अलग स्तर की चाहिए होगी? सुशील, देखिए निश्चित तौर पे जिस तरह से जो शिवसेना है जब वो सत्ता में आई या ये कहें कि अस्तित्व में आई, अगर उसका पूरा इतिहास देखें तो ऐसा कोई शिवसेना को शुरुआत करने का एजेंडा हिंदुत्व नहीं था। वो बाद में आगे चल के शिवसेना हिंदुत्व के रास्ते पे चली और निश्चित तौर पे एक पूरे देश में बाला साहब ठाकरे जो दिवंगत है और उन्होंने शिवसेना जो बनाई उसमें शिव सैनिकों की एक ऐसी भूमिका नजर आई थी तमाम तरह की, चाहे हम 14 फरवरी जो वैलेंटाइन डे मनाया जाता है देश में, या तमाम ऐसी चीजें जिसको लेकर शिव सैनिक अड़े रहते थे और एक उनका अलग, हमें कहें कि एक राज चलता था, उनका अलग कानून चलता था, उनकी अलग आइडियोलॉजी होती थी और वो तमाम चीजें। और यही वजह था कि भारतीय जनता पार्टी की जब शुरुआत, देखिए इस टैक्स की जब शुरुआत हुई तो प्रमोद महाजन हुआ करते थे, उन्होंने ही बाला साहब ठाकरे से पहली बार मुलाकात की थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 1989 में। उसके बाद इस टैक्स की शुरुआत हुई और टैक्स की शुरुआत के बाद निश्चित तौर पर शिवसेना कंप्लीटली हिंदुत्व के मुद्दे को अपना एजेंडा बना दिया, हिंदुत्व को अपना एजेंडा बना दिया और उस एजेंडे के सहारे उन्होंने राजनीति शुरू की। और हम अगर 2019 तक देखें तो हर मामलों में वो भारतीय जनता पार्टी अगर कहीं दूसरी कोई, जबकि 2013 में बीजेपी का स्टैंड किसी मुद्दे को लेकर अलग था तो उसमें शिव सैनिक अड़े हुए थे, शिवसेना अड़ी हुई थी, या तमाम फैसले चाहे वो 2001, 2003 या फिर 1998 हम उस बीजेपी की सरकार का जिक्र करें, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का, तो उस वक्त भी हमने देखा था कि कई मुद्दों पे शिव सैनिक टकरा जाते थे जहां हिंदुत्व का मामला आता था सामने, तो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा उग्र शिवसेना रहती थी। लेकिन वही शिवसेना हम ये कहें कि 2019 में आते आते वो सारे हिंदुत्व का मुद्दा गौण हो गया और सीधे कुर्सी के लिए जिस तरह से पैक्ट हुआ कांग्रेस और एनसीपी में,
जो घोर विरोधी थे, धुर विरोधी जिन्हें कहेंगे, कांग्रेस का शिवसेना धुर विरोधी थी और शुरुआत से ही विरोधी क्यों, वो सत्ता में आकर जिस तरह से उन्होंने सत्ता चलाई तो निश्चित तौर पर किरकिरी जरूर हुई है। और अभी जो सिनेरियो है केशव, उस मुद्दे पर एकनाथ शिंदे का पलड़ा हिंदुत्व को लेकर भारी पड़ रहा है, और इसलिए भी भारी पड़ रहा है कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर पद उद्धव ठाकरे जो ऑफर किए थे उसको उन्होंने ठुकराया था और हिंदुत्व की बात कही थी कि हिंदुत्व के लिए हमें पद ठुकरा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। नजर बनाकर रखें सुशील।